नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ब्राइट स्टडी। और दोस्तों हमारा हिंदी व्याकरण क्रैश कोर्स पार्ट 1 चल रहा है। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों हमने अपने टॉपिक्स को जो हमें कवर करना है वो आपसे डिस्कस भी किए हैं। इनमें मैं आपको बता दूं कि हमने भाषा, उपसर्ग, प्रत्यय कंप्लीट कर लिया है, अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण भी कंप्लीट कर लिया है, इन पे बने अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया है। और दोस्तों हमारा क्रिया चल रहा है और आज हम क्रिया का अपना आखिरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आप एक बार ज़रूर टॉपिक्स को देख लिया करिए कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं, ताकि आपको इससे एक आइडिया मिल जाए। तो मैं आपको बता दूँ कि हमने अपनी पिछली 2 वीडियोज़ जो क्रिया पे बनी है उसमें हमने क्या क्या कवर किया। हमने उसमें कवर किया था दोस्तों क्रिया की परिभाषा के साथ, उसके जो भेद थे वो उदाहरणों के साथ हमने अपना कंप्लीट किया था। और दोस्तों उसमें मैं बता दूं हमने उसमें जो भेद थे और भी रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर वो भी भेद किए थे। सकर्मक अकर्मक क्रिया के बीच का डिफरेंस जाना था और हमने जो भी हमारे रचना के आधार पर भेद थे उसे हमने डिटेल्स में कंप्लीट किया था। तो दोस्तों आज है हमारी बारी प्रयोग के आधार पर क्रिया के रूपों को या अन्य भेदों को डिस्कस करने का। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेदों को जानते हैं। तो हमारी पहली क्रिया है दोस्तों सहायक क्रिया। तो दोस्तों जैसा कि सहायक क्रिया नाम से ही स्पष्ट आप देख रहे हैं कि सहायक का अर्थ होता है सहायता करने वाला, जिसे हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। आप जानते हैं कि अक्सर इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी सहायता करता है। इसी प्रकार से सहायक क्रिया को अगर हम आम तौर पर या आम लैंग्वेज में समझें तो इसे हम कहेंगे कि ये मुख्य क्रिया की सहायता करने वाला है, और यही आपकी व्याकरणिक भाषा के अनुसार भी इसकी परिभाषा है। तो आप देख सकते हैं मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। ये आपकी परिभाषा भी है। ये मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट और पूरा करती है, और कभी कभी एक या कभी कभी एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती हैं। तो इनमें आप कभी कभी ये भी देख सकते हैं कि कुछ हेर फेर से जो क्रिया का काल होता है वो भी परिवर्तित हो जाता है। जो हमने दोस्तों यहाँ पर इतनी बातें की, ऑब्वियसली ये बहुत ध्यान में रखने वाली बातें हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें कि सहायता करने वाली है तो ये बिल्कुल सहायता करती है, अर्थ को भी स्पष्ट करती है और पूरा करती है, और एक से अधिक क्रियाएं सहायक बनकर आती हैं सामने। और काल को कैसे परिवर्तित करती है वो भी आप देख सकते हैं। जैसे हमने जब यहाँ पर पहला उदाहरण अपना हम लेते हैं उससे आपको क्लियर होगा। तुम हंस रहे हो, दूसरा है हमारा हम देख रहे थे, और तीसरा है वह जाता है। तो पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि हमारी यहाँ जो मुख्य क्रिया है वो है यहाँ पर जो है तुम हंस रहे हो। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ सेंटेंस में आपकी जो मुख्य क्रिया है हंसना, देखना या जाना है, ये आपकी मुख्य क्रिया है। वहीं पर जब हम बात कर रहे हैं, देखिए हंस रहे हो, हंसना यहाँ पर आपकी मुख्य क्रिया है, देख रहे हो, देखना आपकी मुख्य क्रिया है, जाता है तो जाना आपकी मुख्य क्रिया है। वहीं जब हम सहायक क्रिया की बात करते हैं तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारा रहे हो सहायक क्रिया है, सेकंड में हमारा रहे थे है, और थर्ड में हमारा सिर्फ है, क्योंकि जाना एक क्रिया है हमारी मुख्य क्रिया। तो थर्ड में हमारी है जो है वो सहायक क्रिया है। तो आप देख रहे हैं ये अर्थ को न सिर्फ क्लियर कर रहा है बल्कि ये पूरा का पूरा अर्थ को अपनी एक पूर्णता भी प्रदान कर रहा है, पूरे सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। इसी को हम सहायक क्रिया कहते हैं। अब आप बोलेंगे काल परिवर्तित हो रहा है, काल कैसे परिवर्तित हो रहा है? देखिए हालांकि हम काल अपना इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। रहे हो है तो मतलब ये प्रेजेंट बता रहा है, रहे थे है ये आपका पास्ट बता रहा है कि आपका पूर्व में कार्य हो चुका है, और जाता है तो ये आपका प्रेजेंट हो गया। तो ये काल को भी परिवर्तित करने का कार्य किया। तो यही है आपकी सहायक क्रिया दोस्तों। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट एंड बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। सेकंड भेद की ओर चलते हैं जो कि है पूर्वकालिक क्रिया। दोस्तों जैसा कि नाम से हमें समझ में आ रहा है पूर्वकालिक मतलब पूर्व में कोई कार्य हो जाना। तो यही है आपकी क्रिया। जब हम कह रहे हैं पूर्व में कोई कार्य हो जाना है, इसका मतलब ये वह क्रिया है जो करता है, मतलब जो कार्य करता है उसने अपने कार्य को समाप्त कर लिया है, और फिर तत्काल ही अपने कार्य को समाप्त करने के बाद अपनी दूसरी कार्यविधि या एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व हो जाता है या उस कार्य को आरंभ कर देता है। करता जैसा कि आप जानते हैं हम आप जो भी कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, अब ये जो हमने आपको बात की, जब कर्ता अपने एक कार्य को कंप्लीट करके अपने दूसरे कार्य को आरंभ कर देता है, तो जैसा कि नाम से हमें स्पष्ट है कि पूर्वकालिक क्रिया है, तो जो कर्ता की पहली क्रिया होती है, आप ध्यान से समझिएगा, जो कर्ता की पहली क्रिया होती है वो होती है पूर्वकालिक क्रिया। मैं फिर से आपको बता दूं, कर्ता जब अपना एक कार्य कंप्लीट करके
तुरंत ही अपने दूसरे कार्य को शुरू कर देता है। तो कर्ता की जो पहली क्रिया होती है, कर्ता मतलब जो कार्य कर रहा है उसकी जो पहली क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में है, मैं गाना गाकर सो गया। तो यहाँ पर जो गाना गाया है, गाना गाकर सो गया, तो जो गाया है वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया होगी, क्योंकि उसने कर्ता ने ये कार्य पहले किया, उसके बाद वो सोने का कार्य करता है तुरंत। इसी तरह से वह खाकर पढ़ने बैठ गया, तो पूर्वकालिक क्रिया यहाँ पर खाना हुआ, खाकर वो तुरंत पढ़ने बैठ जाता है, ये उसकी दूसरी क्रिया हो जाती है। वह उठकर सीधे खेलने चली गई, वो पहले उठी फिर वो खेलने चली गई, तो जो पहले उठी है वो उसकी पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इस तरह से है ये दोस्तों, ये आपकी क्रिया है। मैंने आपको दोस्तों कहा ना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस आपको समझने की देरी है। आप समझ जाते हैं, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर है विधि क्रिया। तो दोस्तों जैसा कि हमें नाम से स्पष्ट है, विधि का अर्थ होता है इंग्लिश में लॉ या ऑर्डर कहते हैं हम। तो इसी तरह से इसका ये आपको परिभाषा से भी ज्ञात हो जाएगा। ये वह क्रिया है जिससे किसी प्रकार की आज्ञा का ज्ञान होता है या किसी प्रकार के आदेश दिए जाते हैं, उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। आप समझ रहे हैं, जिसमें हम ऑर्डर्स देते हैं, लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपका सभी बैठ जाओ, यहाँ हम ऑर्डर दे रहे हैं किसी को कि सभी लोग यहाँ बैठ जाएं, या तुम अभी घर जाओ, अभी के अभी घर जाओ, हम किसी को आदेश दे रहे हैं। सभी गुरुजी की बात मानेंगे, ये हम ऑर्डर दे रहे हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, या किसी को अपनी बात मनवा रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी को आदेश दे रहे हैं, तो ये हो जाती है आपकी विधि क्रिया। फिर है दोस्तों चौथा और आखिरी जो है आपका प्रयोग के आधार पर अपूर्ण क्रिया। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि ये क्रिया अपने में अपूर्ण होती है, ये पूरी सेंटेंस में नहीं क्लियर होती है। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है या उस वाक्य का अर्थ पूरा नहीं होता है। और जैसे हम इसमें एग्जाम्पल्स तो लेंगे ही, लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं, इससे जो क्रिया में जो वाक्य जो कहना चाहता है, जो अपना अर्थ निकालना चाहता है, इच्छित अर्थ जो निकालना चाहता है, वो भी इसमें अर्थ नहीं निकल पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं एक एजुकेटर हूँ। तो जब मैंने कहा कि मैं एक एजुकेटर हूँ, तो इसमें एजुकेटर की सिर्फ प्रोफेशन के बारे में, डेजिग्नेशन के बारे में पता चला, ये नहीं पता चल रहा है कि वो कार्य क्या कर रहा है। तो ये अपूर्ण क्रिया हो गई, ये क्रिया का पूर्ण रूप नहीं है, ये क्रिया का अपूर्ण रूप है। या मैं स्वस्थ हूँ, आप देख रहे हैं दोनों एग्जाम्पल से कर्ता के कार्य का नहीं पता चल रहा है, उसके डेजिग्नेशन का या उसकी अवस्था का पता चल रहा है, तो इसे हम अपूर्ण क्रिया कहते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा का पूरा सीरीज़, जो हमने क्रिया पे बोला, क्रिया पे आपको समझाया। होप से आपको पूरा समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे भेदों को लेकर, बहुत सारे आधार पर ये आपके साथ डिस्कस किया है। आई एम श्योर कि आपको कई चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आई आप ज़रूर रिपीट कर करके उसे देखिए, 2-3 बार देखिए, आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। और आपको जो समझ में नहीं आए वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो का PDF चाहिए तो हम आपको अगेन बता देते हैं कि हमारा जो ऑफिशियल चैनल है ब्राइट स्टडी IAS का टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ जाकर मैसेज या कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।